फ्रेंड्स, आज हम एक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट में कि मान लीजिए अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करते हैं और उसमें से एक डायरेक्टर जो है वो तो इंडियन है और जो दूसरा डायरेक्टर है वो फॉरेनर है। तो उस केस में आपको क्या क्या प्रोसीजर और क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी अंडर कंपनीज एक्ट एंड आरओसी। प्री इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट में हम देखेंगे तो मिनिमम दो डायरेक्टर होने चाहिए। एक वन मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एक जो है वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। हमें दोनों डायरेक्टर्स के डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करने पड़ेंगे। दोनों का हमें डिन लेना पड़ेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कंपलसरी है, कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडिया में डायरेक्टर बनना चाहता है, चाहे वो इंडियन है या फॉरेनर है, उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना ज़रूरी है। फिर हम जो भी इन्होंने नेम अपने कंपनी के डिसाइड किए होंगे उसके नेम अप्रूवल के लिए हम एक स्पाइस पार्ट ए फॉर्म को हम फाइल करेंगे। उसके बाद हम कंपनी की इनकॉर्पोरेशन पे आएंगे। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन पे हम कंपनी का डिटेल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो फाइल करेंगे INC 33 एंड 34 के हिसाब से। उसके बाद हमारा कंपनी के जो प्रोसीजर है उसमें पैन टैन GST EPF बैंक अकाउंट डिटेल्स डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स ये फाइल करेंगे। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा ROC से विद पैन टैन एंड CIN नंबर। आजकल पैन और टैन आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ ही एलोकेट हो जाता है। तो बाद में कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो भी आपने रजिस्टर्ड मेल ID दी है उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट शेयर हो जाते हैं। फिर हमें एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब भी हम अपना बिजनेस कमेंस करेंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है। तो उसके लिए INC 20A फॉर्म हमें फाइल करना पड़ेगा। फिर हम जितने भी अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे और उनकी डिटेल्स अपने जो रजिस्टर है शेयर होल्डर रजिस्टर उसमें अपडेट कर देंगे। अब हमने ये एग्जांपल लिया है कि जो एक डायरेक्टर है वो पोलैंड का है, फॉरेन डायरेक्टर है और वो होल्ड करेगा 51% इक्विटी। तो इसमें फेमा और RBI के एंड पे हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब जो ये बिजनेस एक्टिविटी बता रहे हैं ये कंसल्टेंसी सर्विस का बता रहे हैं। कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो ऑटोमेटिक रूट में आती है अंडर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हमें RBI की कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें रिपोर्टिंग हमें ज़रूरत है। हमें एक फॉर्म FCGPR फॉर्म फाइल करना पड़ेगा विद द ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर मतलब जो कंपनी का बैंक अकाउंट होगा, बैंक है, उसको ऑथराइज डीलर बोलते हैं। तो आपको अपने जो इंडियन कंपनी का बैंक है उसके साथ आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ अलॉटमेंट टू द फॉरेन इन्वेस्टर। जब आप उसको शेयर एलोकेट कर दोगे तो उसके 30 days के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा अपने बैंक के साथ। आपको फिर KYC भी कराना पड़ेगा फॉरेन का। जब आप उसको शेयर एलोकेट करोगे तो वो आपको रेमिट भी करेगा उस शेयर का पैसा। शेयर होल्डिंग जो एक्वायर करेगा उसमें शेयर कैपिटल को वो आपको रेमिट करेगा। तो वहाँ से आपको जो भी फॉरेन बैंक है जो रेमिट कर रहा है वहाँ से उसको KYC कराना पड़ेगा। अब आप उसको शेयर जो एलोकेट करोगे आप किस वैल्यूएशन पे करोगे। एक आपको वैल्यूएशन, अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो इस ओके। अगर आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में किसी फॉरेन शेयर होल्डर को लेके आ रहे हो तो एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको उसमें एक वैल्यूएशन रिपोर्ट अरेंज करनी पड़ेगी जब भी आप शेयर होल्डिंग इशू करोगे टू द फॉरेन इन्वेस्टर। और कोई भी इंडियन इन्वेस्टर के केस में भी मोस्टली केसेस में आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लगती है। फिर आप अपना बैंक अकाउंट सेटअप करोगे। बैंक अकाउंट आपका जैसे आपको डिक्लेरेशन देनी है तो बैंक अकाउंट तो आपको ओपन करना ही पड़ेगा। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे। उसके बाद आप उससे 30 days के अंदर जब आप शेयर एलोकेट कर दोगे तो 30 days के अंदर आपको FCGPR फॉर्म फाइल करना पड़ेगा विद आपके बैंक के साथ। आप जो भी फॉरेन रेमिटेंस फॉरेन डायरेक्टर से रिसीव करोगे उसका मेक श्योर करना कि वो फॉरेन कंप्लायंसेस और फेमा रेगुलेशन के अंडर पेमेंट आए।
मतलब आपको अपने बैंक के थ्रू जो भी बैंकिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखना पड़ेंगे विद द कंपनी इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको वो डिटेल आपके ऑडिटर प्लस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर उनको लगता है तो मांग सकते हैं। फिर आपको पेन और टेन जो एलोकेट हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने पेन और टेन आपको एलोकेट हो गया, लेकिन आपको इनकम टैक्स की साइड में जाके अपना एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे ही आपको ट्रेसिस की साइड में जाके अपने टेन का एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। उसी के थ्रू आप फ्यूचर में जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न है या टीडीएस की रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। टीडीएस की जैसे क्वार्टरली रिटर्न आपको 24Q 26Q आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो और इनकम टैक्स की रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी, या आपको मंथली बेसिस पे आपको टीडीएस जमा करना पड़ेगा। तो आपको वो लॉगिन अपने क्रिएट करने पड़ेंगे। टैक्सेशन हो सकता है कि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो इसमें 22% का आएगा प्लस सरचार्ज और सेस मिलाने के बाद। अगर इन पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग अप्लाइज, अगर आपको एक्सचेंज हुआ है इंडियन और उसके बीच में कोई फंड एक्सचेंज या सर्विसेज एक्सचेंज होगी तो आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेगुलेशन भी हो सकती है एप्लीकेबल। अगर आप फ्यूचर में कोई भी डिविडेंड या वो पे डिविडेंड या कोई भी फ़ी पे करोगे टू द जो पोलैंड का डायरेक्टर है उसको, तो आपको टीडीएस और आपको जो डायरेक्ट अपना डीटीए के अंदर आपको वो भी कंप्लाइंसेस चेक करने पड़ेंगे। आपको जब आप ये अप्लाई करेंगे उसके साथ आपको कंपनी का जीएसटी नंबर भी अप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स का जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे वो आपको नोटराइज कराना पड़ेगा मेन, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसलिए कंपलसरी हैं क्योंकि जब आप उसका डिजिटल सिग्नेचर लेने जाएंगे तब भी आपको ये प्रोसीजरली सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। पैन टैन उनका एड्रेस प्रूफ, फॉरेन डायरेक्टर के केस में आपको उसका पासपोर्ट चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, उसका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। आपको पीओए कार्ड वहाँ पे एलोकेट होते हैं या बिजनेस वीज़ा है उनका आपको वो चाहिए होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस का अगर आपने रेंट पे लिया है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, रेंट का एग्रीमेंट चाहिए, एनओसी फ्रॉम द ओनर चाहिए। अगर आप कंपनी बनाते हैं आपको जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद आप कंपनी कंस्टिट्यूशन के बाद आपको या एमसीए में ये सारे फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, एमओए एओए। फिर आपको मेन इनकॉर्पोरेशन फॉर्म अपना अपना डिक्लेरेशन, कंसेंट टू डायरेक्टर, डीएससी, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा फ्रॉम सीएसीएस और सीएमए। फेम और आरबीआई की कंप्लायंस हम ये बात कर चुके हैं। एफसीजीपीआर फॉर्म फाइल करना पड़ेगा पोस्ट शेयर अलॉटमेंट टू द फॉरेन शेयर होल्डर, जब आप शेयर एलोकेट कर देंगे उसके बाद। तो आपको मेनली पैन टैन का बता दिया हमने, लॉगिन क्रिएट करना है, आपको जीएसटी अप्लाई करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, और आपको फेमा और आरबीआई की कंप्लाइंसेस के आपको एफसीजीपीआर फॉर्म फाइल करना है। तो इसके बाद आपका ये प्रोसीजर रेडी हो जाता है। उसके बाद आप जो भी कोई बोर्ड मीटिंग करेंगे उसके भी आपको मिनट्स रखने पड़ेंगे। हो सकता है वो फिजिकली अटेंड ना करके आपको ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग अटेंड करे तो आपको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखनी पड़ेगी। अगर क्योंकि 50-50% होल्डिंग है तो आप कोई भी डिसीजन लेंगे मेंबर्स मीटिंग में तो आपको वो रखना पड़ेगा। डायरेक्टर्स में भी साइनिंग के लिए भी आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर आप उनके डिजिटल सिग्नेचर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो भी डॉक्यूमेंट फॉरेन डायरेक्टर से साइन कराने पड़ेंगे वो डिजिटली साइन होंगे। तो उसके लिए भी आपको उनको मेल पे मंगाना पड़ेगा। कई केसेस में आप उनके लिए जब बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो उनके ओरिजिनल सिग्नेचर के लिए भी आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक डिजिटल या स्कैन कॉपी पे आपका अकाउंट ओपन नहीं करेगा। तो आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट भेज के आपको मंगवाने पड़ेंगे फॉरेन डायरेक्टर से। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो एक कंपनी और के केस में एप्लीकेबल होती है अगर उसमें फॉरेन डायरेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर ऑटोमेटिक रूट नहीं होता, कोई दूसरा रूट होता है तो उसमें कंप्लायंसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे वही बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कि मैं इस टाइप की इंफॉर्मेटिव और वीडियोस भी बनाता जाऊँ जो हम सभी के लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए भी आप लोगों के लिए भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।